जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो एनएएस का मॉक टेस्ट जो आपका चल रहा है, वीडियो लेके आ गए हैं, क्योंकि आपके पेपर में यही मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि यही पेपर देखने को मिलेगा। विषय कौन सा? विषय आपका हिंदी है। मॉक टेस्ट है क्लास 9th का मॉक टेस्ट। समय जो आपका रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, और कुल प्रश्न आपके जो रहेंगे तो 100 रहेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दिया गया है, पहला ये निर्देश प्रश्न दिया गया है, तो दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। यानी इस गद्यांश को आपको पढ़ना है पूरा, तो पढ़ना है। और इसमें जो प्रश्न दिया है 1 से 5 तक, उसमें से आपको इसी गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों का क्या करना है, आंसर आपको देना है। तो फटाफट आप गद्यांश को पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? तो रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? अत्यधिक काम के कारण, खराब मौसम के कारण, भूख के कारण, बीमार होने के कारण। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी अत्यधिक काम के कारण रामलाल की तबीयत खराब हो गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? डॉक्टर को बुलाकर, रामलाल को पैसे उधार देकर, डॉक्टर की सारी फीस भरकर, या रामलाल के खेतों की देखभाल करके। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर की सारी फीस भरकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए। गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? दूसरों की आलोचना करना, स्वार्थ से काम लेना, संकट में दूसरों की मदद करना, दूसरों से दूर रहना। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा संकट में दूसरों की मदद करना। अगला है, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी? फसल की कमी के कारण, गांव में बाढ़ आने के कारण, व्यापार में घाटा होने के कारण, परिवार की जिम्मेदारी के कारण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी फसल की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? कठिनाइयों का सामना अकेले करना, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता, अपने काम में लगे रहना, दूसरों से मदद ना लेना। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप फटाफट मेरे प्रिय छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। आगे चलते हैं। हमारा अगला आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं? तो आप ये गद्यांश पढ़ लीजिए फटाफट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो गद्यांश है, आप फटाफट पढ़ लीजिए। ये आप फटाफट पढ़ लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं कि ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है? तो इसमें जो हमारा पहला है, अधिक उपकरणों का उत्पादन, ई कचरे को निपटाने और रिया रिसाइकल के तरीके, उपकरणों को कचरे में डालने के नियम, और केवल उपकरणों का निर्यात। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है कि ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं? मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, केवल जल को दूषित कर सकते हैं, केवल मृदा को सुरक्षित बना सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मृदा और जल को सूचित कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम होगा, मृदा और जल स्रोत दूषित हो जाएंगे, पौधों की वृद्धि में सुधार होगा, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। तो हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता है। आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है कि ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो पुराने उपकरणों का खराब रख रखाव और लंबे समय तक उपयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है कि आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो आप
काम नहीं कर रहा है, इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो उसे किसी रिसाइक्लिंग सेंटर में दो। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दिए गए पृष्ठ क्रमांक अगला है, दिए गए पृष्ठ क्रमांक को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के उत्तर आपको क्या करना है, देना है। तो फटाफट आप ये जो गद्यांश दिया गया है तो हम आपको दिखा देते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, ये फटाफट आप गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, पृष्ठ क्रमांक 12 देख लेते हैं क्या कहता है। पृष्ठ क्रमांक 12 में है, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई? नदियाँ धार्मिक स्थलों के लिए महत्वपूर्ण थी। नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। हमारा इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रदान थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है कि गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है? यह सबसे लंबी नदी है, इसमें इसे माँ के रूप में पूजा जाता है, यह केवल कृषि के लिए उपयोगी है, यह सबसे स्वच्छ नदी है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? बारिश की कमी, अवैध खनन और प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, प्राकृतिक आपदाएं, वन कटाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवैध खनन और प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, नदियों को प्रदूषित करने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहता है नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नदियों में केवल साफ पानी डालना चाहिए, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए, नदियों को लोगों से दूर रखना चाहिए, नदियों के किनारे बस्तियां बनानी चाहिए। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग, प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? वनों का विस्तार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय, औद्योगिक विकास, वायुमंडलीय संतुलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, तितलियों को सुरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? कीटनाशकों का अधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना, अधिक प्रौद्योगिकीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या कहता है कि तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए? रासायनिक कीटनाशक आधारित प्रणाली, पारंपरिक कृषि प्रणाली, पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली, सिंचाई पर आधारित प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।